तो अब इसके बाद आता है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, सांद्रता का मतलब क्या समझते हो? विलयन दो तरह के होते हैं, एक सांद्र होता है, एक तनु होता है। तनु का मतलब होता है हल्का या पतला घोल, उसको हम कहेंगे तनु। और गाढ़ा घोल जो होगा उसको कहेंगे सांद्र। तो गाढ़ा घोल कब बन जाएगा? जैसे हमने एक गिलास पानी में आधा चम्मच चीनी डाली और उसको घोला, तो वो कैसा घोल बनेगा? पतला घोल बनेगा। वो हल्का घोल होगा। उसमें चीनी हम बढ़ाते जाएं और घोलते जाएं, चीनी बढ़ाते जाएं घोलते जाएं, तो क्या होगा? गाढ़ा गाढ़ा घोल तैयार हो जाएगा। जैसे चाशनी जो होती है वो क्या होती है? चीनी का गाढ़ा घोल होती है। तो गाढ़ा, तो सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। सांद्रता का मतलब गाढ़ापन। और गाढ़ापन के लिए कौन सी चीज मिलाई जा रही है? उसमें चीनी मिलाई जा रही है। चीनी का घोल बना रहे हैं तो चीनी के घोल को गाढ़ा करना होगा तो क्या करेंगे? हम चीनी मिलाएंगे उसमें। और पतला करना होगा तो क्या मिलाएंगे? अगर उस घोल को पतला करना होगा तो क्या मिलाएंगे? पानी मिलाएंगे। पानी मिलाएंगे। पतला करने के लिए हम पानी मिलाएंगे और गाढ़ा करने के लिए चीनी मिलाएंगे। यानी गाढ़ा करने के लिए हम विलेय पदार्थ मिलाते हैं और पतला करने के लिए उसको हम विलायक मिलाते हैं। विलायक की मात्रा बढ़ाएंगे तो घोल हल्का हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और अगर विलेय की मात्रा बढ़ाएंगे तो घोल जो होगा वो गाढ़ा हो जाएगा। तो विलयन की सांद्रता का मतलब यही है कि उस विलयन में जो विलेय पदार्थ घोला गया है उसकी मात्रा कितनी है। विलयन की सांद्रता का मतलब है कि अगर हम 1 लीटर घोल लेते हैं किसी बर्तन में, हमने 1 लीटर घोल लिया, 1 लीटर, ठीक है। इस 1 लीटर में कितनी चीनी हमने घोली है? इस 1 लीटर में हमने कितनी चीनी घोली है, तो उसको हम कहते हैं इस विलयन की सांद्रता। जैसे हमने 1 लीटर में 1 ग्राम चीनी घोली, तो इस विलयन की सांद्रता क्या होगी? 1 ग्राम प्रति लीटर। 1 ग्राम प्रति लीटर। प्रति लीटर मतलब 1 लीटर। 1 ग्राम चीनी हो गई, तो 1 ग्राम प्रति लीटर। तो सांद्रता का मात्रक होता है ग्राम प्रति लीटर। तो ग्राम प्रति लीटर मतलब जितने भी ग्राम, जितनी भी हमने उसमें चीनी घोली है तो उतने ग्राम हो जाएगी चीनी। यही उस विलयन की सांद्रता होगी। यानी 1 लीटर में कितनी चीनी घुली है। अगर हमें 10 लीटर में 100 ग्राम चीनी घोल रखी है तो उसकी सांद्रता कैसे निकालेंगे? अगर हमने 10 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी घोल दी है तो हमको 10 लीटर के हिसाब से नहीं निकालना है, हमको किसके हिसाब निकालना है? 1 लीटर। तो अगर 10 लीटर में 100 ग्राम घुली है, 10 लीटर में 100 ग्राम, तो 1 लीटर में कितनी आएगी? 100/10। इसको काट देंगे, आ जाएगा 10, यानी 10 ग्राम प्रति लीटर। 10 ग्राम प्रति लीटर। आई बात समझ में? तो जी सर, अगर हमने 10 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी घोली है तो विलयन की सांद्रता क्या कही जाएगी? 10 ग्राम प्रति लीटर। यानी वो जो चीनी घुली है, वो जो चीनी घुलेगी वो हर लीटर में 10 ml 10 ग्राम के हिसाब से घुलेगी और तब वो पूरा घोल तैयार हो जाएगा। अगर उसका हम 1 लीटर निकालेंगे तो उसमें कितनी चीनी मिलेगी हमको? 10 ग्राम। 10 ग्राम। हमने 10 लीटर पानी लिया, उसमें 100 ग्राम चीनी घोल दी, खूब अच्छी तरीके से मिला दी, खूब कायदे से फेंट दी, मिला दिया। उसके बाद अगर हम उसमें से 1 लीटर पानी निकाल लें, इस घोल से हम 1 लीटर पानी निकाल लें तो इसमें कितनी चीनी होगी? 10 ग्राम। 10 ग्राम। तो ये कहलाती है इस विलयन की सांद्रता। तो किसी भी विलयन की सांद्रता निकालनी हो तो हम क्या सूत्र इस्तेमाल करते हैं? हमको ये मालूम होना चाहिए कि कुल विलयन कितना है, कुल विलयन का आयतन कितना है और उसमें हमने कितना विलेय घोला है। तो जो विलयन की सांद्रता होती है उसको निकालने का सूत्र होता है, विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलेय की मात्रा। विलेय मतलब जो चीज घोली जा रही है उस विलेय की मात्रा। जी, विलेय का द्रव्यमान। हाँ, मात्रा है उसकी, द्रव्यमान, वही विलेय का द्रव्यमान या विलेय की मात्रा ग्राम में, जीएम यानी ग्राम में, बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन। आई बात समझ में?
तो यहाँ पर जैसे हमने कहा 10 लीटर में हमने कितना चीनी घोल रखी है, 10 लीटर घोल है, उसमें कितनी चीनी है, 100 ml है, 100 ग्राम है। 100 तो 100 ऊपर रखेंगे और विलयन का आयतन कितना है, 10 लीटर। तो इसको काट दिया तो कितना आ गया, 10 ग्राम प्रति लीटर। तो ये आ जाएगा 10 ग्राम प्रति लीटर, यानी ऐसे विलयन की सांद्रता होगी 10 ग्राम प्रति लीटर। तो ऐसे ही बताओ, अगर 50 लीटर पानी में हमने 500 ग्राम नमक घोल रखा है, 50 लीटर पानी में 500 ग्राम नमक घोला है, तो बताओ उसकी सांद्रता क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे जी? विलेय क्या चीज है, नमक। विलेय क्या चीज है, नमक है, ठीक है। तो विलेय की मात्रा कितनी हो गई, 500 ग्राम। 500 ग्राम। और विलयन कितना है, विलयन कितना है, 50 लीटर। तो इसको 50 बटे कर देंगे। विलेय की मात्रा यानी नमक, चीनी, जो भी चीज हमने घोली है उसकी मात्रा, नमक या चीनी जो भी सवाल में दिया होगा, जो चीज घोली जाएगी उसकी मात्रा कितनी है, 500 ग्राम। और पानी कितना है, या विलयन कितना है, 50 लीटर। अब इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दाम 50 ही आ जाएगा। ये भी आ गया 10 ग्राम प्रति लीटर। 10 ग्राम प्रति लीटर। तो ये भी आ जाएगा 10 ग्राम प्रति लीटर। इसकी सांद्रता कितनी होगी, 10 ग्राम प्रति लीटर। यानी सांद्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विलेय की मात्रा को विलयन के आयतन से भाग कर देंगे। विलयन की सांद्रता निकालने के लिए हम विलेय की मात्रा को विलयन के आयतन से भाग कर देंगे, तो हमको उस विलयन की सांद्रता ज्ञात हो जाएगी। तो इसका मतलब समझ आया, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, कि परिभाषा क्या होगी, एक प्रति लीटर, यहां पर लिखा है प्रति लीटर। प्रति लीटर माने, प्रति माने एक, लीटर मतलब लीटर। 1 लीटर में कितने ग्राम है, 10 ग्राम। तो 1 लीटर में कितना होगा, इस संख्या को हम कहेंगे उसकी सांद्रता। तो 10 ग्राम प्रति लीटर का मतलब हो गया 1 लीटर में 10 ग्राम, इस हिसाब से घोली गई है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया विलयन की सांद्रता। फिर इसके बाद आता है, तुमने निलंबन के बारे में कल पढ़ा था। निलंबन क्या होता है, जब एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ के जो कण होते हैं वो तैरते रहते हैं, घुलते नहीं ठीक तरह से, अच्छी तरह से घुलते नहीं है, तैरते रहते हैं। और अगर उसको हम आंखों से देख भी सकते हैं, और इस घोल को अगर हम रख दें, थोड़ी देर में क्या होता है, विलेय के कण जो होते हैं वो नीचे पेंदी में बैठ जाते हैं। ठीक है, होता है। हाँ, तो इसको कहते हैं हम निलंबन। हाँ, निलंबन जो होता है विषमांगी होता है, और जो विलयन होता है वो समांगी होता है। उसको वास्तविक विलयन भी कहते हैं। हाँ, जो वास्तविक विलयन होता है वो समांगी होता है, और उसमें हमको विलेय के कण दिखाई नहीं देते हैं। जो विलयन होता है उसमें हमको विलेय के कण दिखाई नहीं देते हैं, और जो निलंबन होता है इसमें विलेय के कण हमको दिखाई देते हैं। जैसे हमने पानी में चौक घोल दी तो क्या होगा, चौक के कण हमको तैरते हुए दिखाई देंगे, पानी में दिखाई देंगे ना। मिट्टी घोल दी तो मिट्टी के कण हमको मिट्टी के कण पानी में तैरते हुए दिखाई देंगे। तो निलंबन ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनमें विलेय के कण जो होते हैं वो तैरते रहते हैं, निलंबित रहते हैं, लटके रहते हैं, उसमें जमीन में नहीं बैठते ना घुलते हैं। और जब उसको रख देते हैं हम, तो थोड़ी देर बाद फिर वो जमीन में या पेंदी में बर्तन की बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये तुमने निलंबन पढ़ा था और विलयन पढ़ लिया था। उसके बाद अब एक बहुत विशेष प्रकार का विलयन होता है जो कहलाता है कोलाइडी विलयन। इसका जिक्र हमने कल किया था थोड़ा सा। इसको कहते हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या होता है, देखो, एक तुमने पढ़ा था विलयन, और विलयन वो पदार्थ होता है जिसके कण इसमें विलयन के भीतर हम विलेय पदार्थ के कणों को देख नहीं सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। और दूसरा तुमने पढ़ा था निलंबन। तो निलंबन में हम कणों को देख सकते हैं। कोलाइडी विलयन जो होता है वो इन दोनों के बीच की स्थिति होती है, मतलब कणों को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन कण जो होते हैं वो निलंबित रहते हैं, लेकिन कण हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो ये विलयन कहलाता है कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन क्या है, विलयन और निलंबन के बीच की स्थिति है। इनमें जो कणों का आकार होता है
वो इतना छोटा होता है कि वो विलयन से तो विलयन के कणों के आकार से बड़ा होता है, लेकिन निलंबन के कणों के आकार से छोटा होता है। तो ऐसे विलयन, विशेष प्रकार का विलयन होता है, इसको हम कहते हैं निलंबन, वो कोलाइडी विलयन। तो निलंबन में क्या होता है कि उसको अगर हम रख दें तो उसके कण जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें कण तैरते तो रहते हैं, हमको दिखते भी नहीं है। यानी कुछ बात निलंबन की होती है और कुछ बात विलयन की होती है। कण दिखते नहीं है लेकिन वो तैरते रहते हैं, घुलते भी नहीं है पूरी तरीके से, और उसको रख दिया जाएगा तो वो जमीन पेंदी में बर्तन की बैठते भी नहीं है। तो ऐसे विलयन को कहते हैं हम कोलाइडी विलयन। ऐसा विलयन होता है जैसे साबुन का घोल। साबुन को अगर हम पानी में घोलते हैं तो जो विलयन बनता है, साबुन का घोल जो बनता है, वो साबुन का घोल कैसा होता है? वो कोलाइडी विलयन होता है एक तरह का। और स्टार्च का घोल, अगर चावल का माड़ जो निकलता है वो पानी में घुला होता है, चावल को जब पकाया जाता है तो चावल का माड़ बनता है, तो वो चावल का घोल जो होता है वो भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन ही होता है। जो पेन में स्याही भरी जाती है, ये स्याही भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। हमारे शरीर का जो रक्त है ये भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। तो ये कुछ ऐसे प्रकार के विलयन होते हैं जो विलयन और निलंबन के बीच की स्थिति वाले होते हैं। और इनमें जो कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 नैनोमीटर 1 nm से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक होता है। इतना छोटा होता है कि हमको देखो कण के आकार दिखते विलयन में भी नहीं है, दिखाई कोलाइडी विलयन में भी नहीं देते हैं, लेकिन निलंबित रहते हैं। कण कण जो होते हैं वो तैरते रहते हैं, और अगर हम उसको रख दें तो निलंबन में भी नीचे बैठ जाते हैं और कोलाइडी विलयन में नीचे बैठते नहीं है। यानी कुछ गुण तो इनके ऐसे हैं, कुछ गुण इसकी तरह के हैं और कुछ गुण इनके अपने हैं। तो इस प्रकार से बीच की स्थिति आती है ये कोलाइडी विलयन। आई बात समझ में? यस सर। जी सर। यस सर। ठीक से समझ में आ गई? कोलाइडी विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें कणों का आकार विलयन से तो अधिक होता है लेकिन निलंबन से कम होता है। इन कणों को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है? और एक बात बताई थी तुमको कल टिंडल प्रभाव के बारे में। एक बात तुम्हें बताई थी कल, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है कल बताया था? नो सर। तो समझ में आया था? अरे आप बताया क्यों नहीं था जब तुम आए नहीं होगे? कल आए थे सर। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन में दिखाई पड़ता है। देखो टिंडल प्रभाव का मतलब क्या होता है, हमने तुमको बताया था। जैसे अंधेरे कमरे में अगर तुम्हारी खिड़की से कहीं पे एक छोटी सी छेद हो या उससे धूप अंदर आ रही हो, तो तुमको उस धूप की रोशनी की लकीर तुम्हें दिखाई देती है, दिखती है ना? यस सर। जब तुम मैदान में होते हो तो तुम्हें धूप की लकीर नहीं नजर आती कहीं? जी सर। आती है? नहीं दिखती है। लेकिन जब तुम अंधेरे कमरे में होते हो तो उस दौरान तुम्हें अगर खिड़की से कहीं चला सा छेद होता है तो उससे जब धूप अंदर आती है तो तुम्हें धूप की लकीर तुम्हें दिखाई देती है। ठीक? और उस धूप की लकीर में ध्यान देना है यहाँ पर इस बात को, उस धूप की लकीर में तुमको कुछ कण तैरते हुए हवा में दिखाई देते हैं। देखते हैं ना? जी सर। लेकिन जब तुम बाहर धूप में होते हो तो तुमको वो कण नहीं दिखाई देते हैं। यस सर, नहीं दिखाई होता है ना? लेकिन जब कमरे में होगे तब तुमको वो कण दिखाई देंगे, क्योंकि कमरे में बाकी जगह पर अंधेरा है, सिर्फ उतनी ही जगह पर धूप की रास्ता वहां पर तुमको दिखाई देता है। तो जो वायु के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकाश को फैला देते हैं चारों तरफ। यानी वायु के कण इतने बड़े होते हैं कि वो प्रकाश की किरणों जब उन पर टकराती हैं तो इधर उधर बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं, जिसकी वजह से तुमको वो कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। और बाहर क्या स्थिति होती है, क्योंकि बाहर चारों तरफ रोशनी ही होती है, तो फैलते हुए हैं तो तुमको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि सब तरफ बराबर रोशनी होगी, इस वजह से तुमको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन यही काम जब अंधेरे कमरे में होगा तो तुमको चमक दिखाई देगी वहां पर। तो हमको प्रकाश, तो टिंडल प्रभाव क्या हुआ कि हमको प्रकाश का रास्ता नजर आ रहा है और प्रकाश के रास्ते में जो कण हैं वो भी हमको दिखाई दे रहे हैं। इस घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो ऐसे ही क्या होता है कि जैसे जब किसी बर्तन में हम कांच का बर्तन लें और उसमें कोलाइडी विलयन कोई भर लें,
इसमें कोई कोलाइडी विलयन भर लें, ठीक है। और इधर से अगर हम टॉप से कोई रोशनी डालें अगर इसके ऊपर, तो क्या होगा, प्रकाश की रोशनी की किरण ऐसे जाएगी इसके भीतर, तो क्या होगा कि इसके भीतर भी तुमको रोशनी का रास्ता दिखाई देगा और रोशनी आर पार निकल जाएगी। उस कोलाइडी विलयन के भीतर भी तुमको रोशनी का रास्ता दिखाई पड़ेगा। क्यों दिखाई पड़ेगा? क्योंकि इसमें जो कण है वो उस प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे, प्रकाश की किरणों को फैला देंगे, तो इसके भीतर भी तुम्हें प्रकाश का रास्ता दिखाई देगा। अगर तुम एक बर्तन में चीनी घोल लेते हो और वहां पर इस तरह से लाइट डालते हो तो तुम्हें यहां तक लाइट तो दिखेगी, यहां तक तो लाइट की टॉर्च की लकीर दिखेगी, प्रकाश की रोशनी, लेकिन बर्तन के भीतर तुम्हें नहीं दिखेगी। समझ रहे हो इस चीज को? यस सर। अगर यहाँ पर चीनी का घोल हम भर दें तो इसके भीतर तुमको यहाँ पर बर्तन के अंदर तुम्हें लाइट की लकीर नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर यहाँ पर कोलाइडी विलयन भरा होगा, कोलाइडी विलयन भरा होगा तो तुम्हें इसके भीतर भी प्रकाश का किरण पुंज दिखाई देगा। इस घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो ये सब हो गया कोलाइडी विलयन के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि मिश्रण के अवयवों को कैसे पृथक करते हैं। मिश्रण के जो अवयव होते हैं, अवयव मतलब जिन पदार्थों को मिला करके मिश्रण बनाया गया है। कोई भी मिश्रण बनाया जा सकता है। हम लोहे का बुरादा, लकड़ी का बुरादा, चीनी, नमक, मिट्टी सब मिला करके मिश्रण बना के तैयार कर दें, वो भी मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण का मतलब क्या है कि हम सब पदार्थों को मिला दें, लेकिन वो पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ ना बनाएं, तो ऐसे पदार्थ को हम कहेंगे मिश्रण। समझ में आई बात? तो मिश्रण के अवयवों को हम अलग कैसे करेंगे? जैसे हमने तुमको पूछा था कि कल जैसे पानी में चीनी घोल दिया, तो चीनी को कैसे वापस प्राप्त करेंगे बताओ? मिला के सर, मिश्रण के इसको गर्म करेंगे तब वो उसका जो पानी होगा वो भाप ज्यादा उड़ जाएगा, तो सर वो चीनी हो जाएगी। हाँ, तो ये एक तरीका हो गया, लेकिन हर पदार्थ को अलग करने के तुम चीजों को गर्म थोड़ी करोगे, वो एक तरीका हुआ ये। हाँ, तो मिश्रण में जो जो चीजें मिलाई गई हैं उन चीजों को अलग करने के लिए हमको अलग अलग तरह के मिश्रण के लिए अलग अलग प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अलग अलग प्रकार के मिश्रण को अलग अलग अवयवों को अलग करने के लिए हमको, हाँ, अब जैसे तुम घर में दाल चावल आता है तुम्हारे, ठीक, देखा होगा सबके घर में आता है दाल चावल। यस सर, आता है ना। तो उसमें कभी कभी क्या करता है बेचने वाला, उसमें पत्थर कंकड़ भी मिला देता है, मिट्टी मिला देता है, मिट्टी के टुकड़े मिला देता है, मिल जाते हैं ना, मिला देता है। यानी जो तुम बाजार से ला रहे हो वो तुम्हारा पदार्थ जो है वो शुद्ध नहीं है। गेहूं जो भी लाए हो तुम या दाल लाए हो वो शुद्ध नहीं है। तो उसमें तुम्हारी मम्मी फिर क्या करती है बताओ? सर उसको अलग करती है। अलग कैसे करती है? बीन के अलग करती हैं, हंसते हैं, बीन के अलग करती हैं, यानी एक विधि हो गई बीनना, ठीक, बीन करके अलग किया जा सकता है। दूसरी विधि क्या हो सकती है? छानना। छान के भी चीजों को अलग किया जाता है। चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती को छानते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं पी सकते उसको। ऐसे पिएंगे तो बार बार चाय की पत्ती मुंह में आएगी तो हमको असुविधा होगी पीने में। तो हम क्या करते हैं, उस चाय को हम छान लेते हैं। उस चाय के घोल से चाय की पत्ती को कैसे अलग करते हैं? छान के। तो एक विधि हो गई बीनना, एक हो गई छानना, और क्या हो सकती है? अगर गेहूं में भूसा मिला हुआ है तो उसको कैसे अलग किया जाएगा? पछोरना। लेकिन मान लो 10 बोरा गेहूं रखा है तो उसको पछोर के साफ करोगे? नहीं सर, हवा के साथ। सर उसको हवा के साथ उसको क्या करते हैं, बड़े बड़े बर्तनों में भर करके उसको ऊंचाई से गिराते हैं और फिर हवा का झोंका, जब हवा तेज चल रही हो, जैसे सर, हाँ, ओसाना। यही हम तुमसे शब्द निकलवाना चाह रहे थे। तीसरा क्या है विधि? ओसाना। इस विधि को कहते हैं ओसाना, यानी जो हल्के पदार्थ होते हैं वो हवा से उड़ जाते हैं। यस सर। और भारी, जो अनाज के जो भारी कण होते हैं वो
जमीन में नीचे गिर जाते हैं। जब हवा का झोंका, हाँ, जब हम ऊंचाई से किसी चीज को गिराते हैं तो दोनों चीजें गिरती हैं। एक चीज भारी है, एक चीज हल्की है। गेहूं के दाने क्या है? भारी है, और जो भूसा उसमें मिला हुआ है वो भूसा कैसा है? हल्का है। तो हवा के झोंके में भूसा तो उड़ जाता है, लेकिन गेहूं के दाने जो होते हैं वो नहीं उड़ते हैं और वो जमीन पर गिर जाते हैं। तो ये क्रिया कहलाती है ओसाना। ठीक, और लगभग यही छोटे स्तर पर करने वाली क्रिया को हम पछोरना कहते हैं। हम पछोर के क्या करते हैं? उनको हवा में उछालते हैं, और तो हवा के झोंके में क्या होता है? हल्की चीजें जो होती है वो आगे उड़ जाती हैं, और भारी चीजें वहीं सूप में रह जाती हैं। तो सूप तो पछोरना या ओसाना जो है लगभग एक ही चीजें हैं। और क्या हो सकता है? तुमने चीनी से पानी, शरबत से तुमने चीनी कैसे अलग की थी? गर्म करके। तो गर्म करने की विधि को हम कहते हैं वाष्पीकरण द्वारा। यानी गर्म करके हमने पानी का वाष्पीकरण कर दिया, यानी पानी को हमने भाप बना करके निकाल दिया, उड़ गई भाप बनके पानी। तो बर्तन में क्या बचेगा? चीनी बच जाएगी, या नमक का घोल है तो नमक बच जाएगा। तो ये विधि क्या हुई? वाष्पीकरण की विधि हो गई। ठीक, और एक विधि और हो सकती है, हम गर्म ना करें, चीनी का गाढ़ा घोल जैसे रखा हुआ, चाशनी रखी हुई, जैसे मान लो जलेबी तुम लाए, खाए, चाशनी बच गई तुम्हारी। अब वो चाशनी को तुम सुखा डालो, समय बहुत लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन चाशनी जब सूख जाएगी तो क्या होगा? वो भी से चीनी जैसी होगी, वो भी चीनी बचेगी। तो सूखने का मतलब क्या हुआ? धीरे करके वो पानी का अपने आप वाष्पीकरण हो गया और चीनी बच गई। तो इस क्रिया को कहते हैं क्रिस्टलीकरण। इस क्रिया को कहते हैं क्रिस्टलीकरण। हाँ, समुद्र में नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी से नमक कैसे निकाला जाता है? समुद्र के किनारे जो बालू वगैरह भरी होती है, तमाम पाई जाती है, बालू का किनारा होता है समुद्र का, वहां पर बड़े बड़े जो है खेत जैसे बना दिए जाते हैं, उनमें पानी भर दिया जाता है। बड़ी बड़ी क्यारियां जैसी बना दी जाती है, बड़ी बड़ी क्यारियां, उनमें खूब समुद्र का पानी भर दिया जाता है। और समुद्र के पानी में बहुत, हाँ, समुद्र के पानी में बहुत ज्यादा नमक घुला होता है। यानी समुद्र का पानी क्या है? नमक का बहुत गाढ़ा घोल होता है समुद्र का पानी। तो जब उन क्यारियों में पानी भर दिया जाता है, जो उन पर धूप पड़ती है, तो धूप पड़ने से क्या होता है? पानी जो होता है वो धीरे धीरे, धूप पड़ने से पानी क्या होता है? धीरे धीरे उड़ जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है पानी का। तो जो उसमें नमक घुला होता है वो नमक जो बचा रह जाता है, नमक रह जाता है। हालांकि वो नमक गंदा होता है, लेकिन बाद में उसको फिर साफ कर लिया जाता है। यस सर। तो ये विधि कहलाती है क्रिस्टलीकरण। नमक के हम क्रिस्टल बना लेते हैं, नमक के छोटे छोटे कण बना लेते हैं। एक विधि ये हो गई। एक विधि होती है अपकेंद्रण की। मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए एक विधि अपकेंद्रण की भी होती है। ये क्या होता है? तुम देखो, जब मिश्रण को बर्तन में भर करके उसको नचाया जाता है खूब, या तो उसको धागे से बांध के हम खूब कस के घुमाएं, ऐसे ऐसे जैसे लंगड़ घुमाते हैं। यस सर जी। तो इसके लिए भी मशीन, हाँ, इसके लिए भी मशीनें आती हैं, उसमें चक्री जैसी लगी होती है, उसमें सब चीजों को फंसा दिया जाता है, बर्तन भर करके ढक्कन बंद कर दिया जाता है जिससे कि बहे ना सामान, और फिर उसको तेजी से घुमाया जाता है। तो घुमाने से क्या होता है कि जो, जैसे ये कोई बर्तन है, मान लो ये कोई नली है, इसमें हमने कोई चीज भर ली, कोई घोल भर लिया है, मिश्रण भर लिया है इसमें। ठीक, अब इसको अगर हम नचाएंगे तो क्या होगा? जब उसको घुमाएंगे तो क्या होगा? ये नली जो है वो ऐसे हो जाएगी। जब घुमाएंगे तो क्या होगा? ये सीधी हो जाएगी, ऐसे छोड़ देंगे तो लटक जाएगी नीचे। और जब नचाएंगे कस के तो क्या होगा? नहीं समझ आई बात। देखो, तुमने लंगर बनाते हो, यस, सुनो मेरी बात पहले। आगे में लंगर बांधते हो, कंकड़ बांध देते हो, तो लंगर बन गया। उसको तुम ऐसे छोड़ दोगे लटका के तो क्या होगा? कंकड़ नीचे लटका रहेगा ना। लेकिन जब तुम उसको धीरे धीरे घुमाना शुरू करोगे तो क्या होगा? ये धीरे करके उठ जाएगा ऊपर, होगा ना। और फिर कंकड़ कहाँ चला जाएगा? सामने। कंकड़ तुम्हारे सामने आ जाएगा। कंकड़ जो होगा तुम्हारे सामने आ जाएगा, कंकड़ फिर ऐसे ऐसे नाचेगा, यानी कंकड़ ऊंचा हो जाएगा। जब तुम घुमाओगे तो क्या होगा? वो ऊंचा हो जाएगा। और तेजी से घुमाने के कारण क्या होगा? हाँ, तब वो ऊपर हो जाएगा। तो घुमाने से क्या होगा? भारी चीजें जो होंगी वो इधर की तरफ चली जाएंगी, उसकी पेंदी की तरफ। कंकड़ सीधा उधर की तरफ क्यों चला गया? आगे की तरफ, क्योंकि कंकड़ भारी था इसलिए उधर की तरफ चला गया। तो उसी तरीके से जब घुमाते हैं तो जब घोल जो होता है, उस घोल में जो भारी कण होते हैं वो पेंदी की तरफ चले जाएंगे बर्तन, और जो हल्के कण होंगे वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। हल्के कण जो होंगे वो इधर, हाँ, भारी कण तली की तरफ चले जाएंगे, और हल्के कण जो होंगे उसके मुंह की तरफ ही रह जाएंगे।
एक तो ये क्रिया हो गई। दूसरा तुमने देखा होगा कि यशोदा मैया मक्खन निकालती थी, कैसे निकालती थी? यस बताओ। मत के मथने के लिए वो क्या करती थी? सर जी मथने के लिए वो क्या करती थी? मटकी में दूध इकट्ठा कर लेती थी। जी सर। मटकी में दूध इकट्ठा कर लेती थी, फिर उसके बाद क्या करती थी? उसमें एक मथानी डाली जाती है, उसमें एक मथानी डाली जाती थी, फिर उसको रस्सी बांध करके मथानी को घुमाया जाता था कस के। तो ऐसे ऐसे घुमाने से, रस्सी करने से उसमें क्या क्रिया होती थी? उसको जब रस्सी हिलाई जाती तो क्या मथानी नाचेगी अंदर। मथानी में क्या है, वो ब्लेड जैसे बने हुए हैं, उसका चौड़ा हिस्सा जो उसमें खांचे जैसे बने हुए हैं। तो जब वो मथानी तेजी से नाचेगी, घूमेगी, तो क्या होगा, धीरे जो दूध उसमें भरा हुआ दूध जो है तेजी से घूमने लगेगा उसके अंदर। और दूध जब तेजी से घूमेगा, जब दूध तेजी से घूमेगा तो क्या होगा, हल्की चीजें ऊपर आ जाएंगी, भारी चीजें नीचे चली जाएंगी। तो जितना भी उसमें चिकनाई पदार्थ होती है वो सब हल्की होती है, वो ऊपर की ओर आ जाती है। वो क्या होता है, वो सब मक्खन के रूप में बन करके वो सब ऊपर आ जाता है। हाँ, जो झाग जैसा होता है वही तो मक्खन होता है। तो वही झाग जैसा जो पदार्थ होता है वो झाग बनता है, वो झाग ऊपर आ जाता है, और उसी झाग में सबसे ज्यादा चिकनाई होती है, उसी झाग में सबसे ज्यादा घी, हाँ उसी में सबसे ज्यादा घी होता है। तो घी वाला जितना हिस्सा होता है वो सब झाग बन के ऊपर आ जाता है, और बाकी जो दूध बचता है वो पानी, दूध में जो पानी वाला हिस्सा होता है और चीजें जो दूध में मिली होती हैं वो सब नीचे रह जाती हैं। हल्की झाग जो बनती है वो झाग सब ऊपर आ जाती है चिकनाई को लेकर के। तो इस प्रकार से ये भी क्रिया क्या है, एक प्रकार से अपकेंद्रण की ही क्रिया है ये। कौन सी? मथानी, मथना, मथने की जो क्रिया होती है वो भी कौन सी क्रिया है? अपकेंद्रण की ही है। ठीक है, हाँ, तो ये विधि भी कहलाती है अपकेंद्रण। ठीक है, यानी क्रिया होती है। एक सीधी सी परिभाषा अगर समझो तो ये है कि जब मिश्रण को किसी बर्तन में भरकर तेजी से नचाया जाता है तो हल्के कण जो होते हैं वो बर्तन के मुंह की तरफ आते हैं, और भारी कण जो होते हैं बर्तन की पेंदी की तरफ चले जाते हैं। इस क्रिया को अपकेंद्रण कहते हैं। इस प्रकार से हल्के और भारी कणों को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा पढ़ो नहीं अभी, हम जो कह रहे हैं उसको सुनो ध्यान से, पहले सुनो। अपकेंद्रण की परिभाषा क्या हुई? जब किसी मिश्रण को हम अत्यंत तेजी से घुमाते हैं तो भारी कण जो होते हैं वो बर्तन की पेंदी की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, और हल्के कण जो होते हैं बर्तन के मुंह की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हल्के और भारी कण जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं अपकेंद्रण। एक और क्रिया होती है, जैसे मान लो पानी में तेल मिल गया, आप बताओ, बारह तेल का बर्तन था, कोई बच्चा आया धोखे से, उसने उसमें पानी भर दिया। अब तेल और पानी को कैसे अलग करोगे? बताओ सर। उसको तो सर बहुत मुश्किल है अलग करना। बहुत मुश्किल है? बहुत आसान है, उसको अलग करना बहुत ही आसान है। उसके लिए एक कीप बनाई गई है, उस कीप के द्वारा उसको बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। उसको कहते हैं पृथककारी कीप। पृथककारी कीप द्वारा। वो कीप कैसी होती है? ऐसे करके कीप होती है, जैसे सामान्य कीप होती वैसी ही कीप होती, बस उसमें एक टोटी लगी होती है यहाँ पर। जब चाहो यहाँ से टोटी घुमा के बंद कर दो तो सामान नीचे नहीं, जो भरा होगा यहाँ ऊपर वो पदार्थ नीचे नहीं गिरेगा। हाँ, जब ये टोटी खोल देंगे तो नीचे गिरने लगेगा। तो ये कहलाती है पृथककारी कीप। पृथककारी मतलब पृथक माने होता है अलग करना, और पृथककारी मतलब अलग करने वाली। तो ये कीप है, कीप जैसा आकार है इसका, तो ये पृथककारी कीप कहलाती है। अच्छा, तुम ये भी जानते हो कि अगर पानी में तेल डालेंगे तो क्या तेल पानी में घुलेगा? नो सर, नहीं घुलेगा। अगर तुम एक गिलास पानी लो, उसमें 2 चम्मच तेल डाल दो तो क्या होगा बताओ? क्या दिखाई देगा तुमको? तेल कहाँ पर रहेगा? ऊपर की ओर। तेल ऊपर की ओर रहेगा कि नीचे की ओर रहेगा? नीचे पेंदी में चला जाएगा। जी पानी, बताओ। पानी के ऊपर रहेगा जी। चलो अच्छा कह रहे हैं कि पानी के ऊपर रहेगा, और बताओ। तो पानी के ऊपर तेल रहेगा। कभी किसी ने देखा है इसको? ध्यान दिया कभी? देखा है हमने, देखा है। तो इसका मतलब अगर तेल और पानी का मिश्रण बन गया है कोई तरीके से, अगर किसी गलती से या जानबूझ के बनाया है, तुमने कुछ भी किया है,
अब उसको अलग करना है तो कैसे अलग करेंगे? उस मिश्रण को हम यहाँ इस कीप में भर देंगे, ठीक। जी सर, भर जो देंगे। तेल वाला हिस्सा होगा, जो तेल वाला हिस्सा होगा वो कहाँ होगा? ऊपर रहेगा, तेल तेल सब ऊपर रहेगा, ठीक। और उसके नीचे पानी रहेगा, ठीक। रहेगा, इसमें भर देंगे और थोड़ी देर के लिए रखा रहने के भर के, और नीचे एक बर्तन लगा लेंगे, ठीक। जब देखेंगे हम कि सब सारा तेल ऊपर पहुंच गया है, नीचे तेल नहीं दिख रहा है, तुमको पानी वाले हिस्से में कहीं पर भी तेल नहीं दिख रहा है अगर, तब तुम क्या करोगे? इस टोटी को धीरे से खोल दोगे। खोलेंगे, क्या करेंगे तो क्या होगा? पानी जो होगा, क्योंकि पानी नीचे है, तो पानी इस टोटी से निकल करके यहाँ इकट्ठा होगा आकर के नीचे, की नहीं? जी सर, इकट्ठा होगा। नीचे से पानी पानी निकल आएगा। और इसको ध्यान से देखते रहो, जैसे ही ये तेल वाला लेबल जो है वो यहाँ पर आए टोटी के पास तक, तो टोटी बंद कर दो। यस सर। तो तेल ऊपर रह जाएगा, पानी पानी सारा यहाँ आ गया, तो तेल और पानी अलग हो गया। जी सर, हो गया। अलग हो गया ना? यस सर, हो गया। बाहर से समझ में आया? आ गया सर। कैसे अलग करेंगे? यानी इस कीप, ये ऐसी कीप बना ली गई है बस, तो जिसमें कि क्योंकि तेल पानी नीचे रहेगा, तेल ऊपर रहेगा, तो नीचे नीचे से हम पानी निकाल लेते हैं, बस ऊपर ऊपर तेल रह जाता है। बस इसको देखते रहते हैं, जैसे ही पानी, जैसे इसका लेवल नीचे आएगा यहाँ तक, क्योंकि जब पानी कम होगा तो ये चीज नीचे खिसकती चली जाएगी, तेल नीचे खिसकता चला आएगा। जैसे ही तेल यहाँ तक आएगा टोटी के पास तक, टोटी हम बंद कर देंगे, बस पानी सारा नीचे निकल गया, ऊपर ऊपर तेल तेल बचेगा खाली, बस तेल को अलग कर लो। तो इस प्रकार से ये जो क्रिया होती है इसको कहते हैं पृथककारी कीप द्वारा, ठीक है। पृथककारी द्वारा, हाँ, पृथककारी कीप द्वारा। और एक क्रिया आसवन होती है, एक क्रिया होती है आसवन के द्वारा भी पदार्थों को अलग किया जाता है। आसवन मतलब उसको गर्म करके जो जो चीजें भाप बन के निकल सकती हैं उनको भाप बना के उड़ा दिया जाता है, तो बाकी चीजें बची रह जाती हैं। और भाप में भी कई चीजें हो सकती है, तो उनको ठंडा करने हैं तो चीजें अलग अलग हो जाती हैं अपने आप, क्योंकि सबका क्वथनांक अलग अलग होता है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें भाप बनती हैं, तो उनको उस भाप को इकट्ठा करके उसको द्रवित कर लेते हैं और वो चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो इस क्रिया कहलाती है आसवन की क्रिया। और एक क्रिया होती है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। अगर हम गर्म कर दें तो जो कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाते हैं, ठोस से, कल बताया था। जैसे जी कपूर, जैसे हाँ, जैसे कपूर अगर गर्म करें तो सीधे ठोस से सीधे गैस बन जाता है। तो अगर मान लो कहीं पर कपूर मिला है, अगर किसी पदार्थ में, किसी मिश्रण में कपूर मिला है अगर, तो उसको अलग करने का क्या तरीका होगा? उसको हम गर्म कर दें, कपूर निकल जाएगा बाहर, और उसकी भाप, अगर उसकी भाप को हम इकट्ठा कर ले तो हमको कपूर वापस भी मिल जाएगा। तो लेकिन पहले कपूर टुकड़े के रूप में होगा, आप कपूर हमको पाउडर के रूप में मिलेगा, बस इतना फर्क आएगा। तो ये सब विधियां हैं, क्या है? इन सब विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं? मिश्रण के अवयवों को अलग करते हैं। तो इन सब विधियों के द्वारा मिश्रण को अलग करने की विधियां ये सब होती हैं। तो अलग अलग प्रकार के मिश्रण के लिए अलग अलग प्रकार की विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब सबके लिए सब विधियां नहीं लगाई जाती हैं, तुमको ये देखना पड़ेगा कि वो जो मिश्रण है हमारा वो किस प्रकार का है। जैसा मिश्रण होगा उसके हिसाब से वही विधि का इस्तेमाल हम करेंगे। मतलब इतनी तरह की विधियां हो सकती हैं, इतनी तरह की विधियां हो सकती हैं मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए। अब हमको कौन सी विधि उसमें लगानी है ये देखना पड़ेगा कि कौन सा किस तरह का मिश्रण हमको दिया गया है। उसको अलग करने के लिए हम, अब जैसे मान लो गेहूं से भूसा अलग करना है तो हम वहां पर उसको वाष्पीकरण थोड़ी करेंगे, उसको उबालेंगे थोड़ी उसको हम। तो मिश्रण कैसा है इस पर निर्भर करेगा कि हम इसमें से कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब विभिन्न प्रकार की विधियां हैं जो मिश्रण को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। जी सर, टाइम हो गया सर। तो अब आज का पाठ इतना ही, अब समय हो रहा है। जी सर, ठीक है, चलो अब इसके बाद हम शेष आगे का भाग हम कल पढ़ाएंगे। जी सर।